ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीपक शर्मा जी उपस्थित हैं। दीपक शर्मा जी कई उपलब्धियों के धनी हैं और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और पुरस्कार विजेता पेशेवर जीवन एवं स्वास्थ्य ट्रेनर होने के साथ साथ मानव संशोधन और करियर सलाहकार भी है। वे दी प्रो सर्व के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, जो स्वास्थ्य, कॉरपोरेट, कौशल विकास और करियर सहित 4 विशिष्ट क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ में अगर बात करें तो 2 दशक से अधिक समय से वे वैश्विक स्तर पर कई संगठनों के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ, स्कूलों में, गैर सरकारी संगठनों के साथ, समूह और व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से सफल होने और जीवन में कामयाबी हासिल करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही वे वाईटीएम योर थॉट्स मैटर नामक एक स्व सहायता पुस्तक के लेखक भी हैं, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। सभी की तरफ से दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्कार दीपक शर्मा जी। ओम शांति। हाँ जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत ही सराहनीय शब्दों के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पूरे प्रोफाइल का बहुत अच्छा उल्लेखन करा, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। सुधा देवी जी भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, मैं चाहूँगा कि हमारे आज के विशेष मेहमान दीपक शर्मा जी के स्वागत में एक सुंदर गीत सुनाए, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस बीच हमारे पूना से शांताराम जी ने सभी को याद किया है। गुड इवनिंग रमेश भाई जी, सर एंड ऑल, विठल पांडुरंगा करके लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद शांताराम जी, थैंक यू जी। सुधा मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका पग में घूंघर बांध के आ आ आ आ पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। चलिए मित्रों, आशा करूंगा एक अच्छी शुरुआत हो गई सुंदर गीत के माध्यम से। और जीनस पाठशाला ऑफिशियल से भी मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, अति सुंदर करके। और सोमनाथ जी ने भी लिखा है, वाह सुधा जी वाह, अति सुंदर करके मैसेज किया है उन्होंने भी। और सभी बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, अति सुंदर प्रस्तुति करके। चलिए आप सीधे मैं आपको जोड़ना चाहूँगा दीपक शर्मा जी से। दीपक सर, सबसे पहले तो स्वागत के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में ज़रूर बताइए, आप और एजुकेशन या इस फील्ड में कैसे आना हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका है। सबसे पहले सुधा जी के मधुर वाणी से जो हमने इतना बेहतरीन क्लासिकल वर्जन जो सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपका सेशन में ज्वाइन करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए अपनी मधुर आवाज़ से। रमेश जी, मैं बेसिकली दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो दिल्ली से ही हुई है। और इनिशियली अपना जो जिसे हम कहेंगे कॉलेज वगैरह भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, उसके बाद MBA वगैरह करा। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में आवश्यक होती है वो सब मैंने दिल्ली से ही करी है। और एजुकेशन की फील्ड से मेरा जुड़ाव एक्चुअली कुछ पिछले 15 वर्षों से हुआ है। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फुल टाइम जॉब करा करता था। अलग अलग संस्थाओं के साथ मैंने देश विदेश के अंदर अलग अलग
इंडस्ट्री के अंदर काम करा, जैसे कि चाहे वो बीपीओ ऑपरेशंस हो, आईटी सेक्टर्स हो, बैंकिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो। तो लगभग 15-16 साल काम करने के पश्चात 2017 में मैंने अपने ये दी प्रोसर्व की स्थापना करी, जिसके अंदर हम बेसिकली वेलनेस, कॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट एंड करियर से संबंधित सर्विसेज का जो है वो ऑफर करते हैं। एजुकेशन के साथ मेरा जुड़ाव जो है वो उससे पहले ही हो चुका था। मैं एक एजुकेशन संस्था के साथ एचआर डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जॉब किया करता था जी। और जब से मैंने अपना ये खुद का कंसल्टेशन शुरू करा, तब से तो मेरा जुड़ाव और अधिक हो गया है। उससे पहले मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी समय समय पर संस्थाओं में जाकर लेक्चर्स या स्पीचेस वगैरह दिया करता था। लेकिन क्योंकि मेरा करियर के प्रति और स्पेशली एजुकेशन के प्रति जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे अपने एजुकेशन के दौरान, यानी जिस समय मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, मुझे ये कमी महसूस हुई कि हमारा जो एजुकेशन है वो हमें क्वालिफिकेशन तो दे देता है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं देता है। जो कॉम्पिटेंस वाकई में आपको चाहिए होती है, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप नौकरी करें, तो मुझे वो कमी कहीं ना कहीं खलती थी। फॉर्चुनेटली मुझे ये बात को सीखने में 5-10 साल लगे, जिसने मेरे को मेरे कार्य क्षेत्र में बड़ा योगदान करा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना कॉर्पोरेट टू करियर प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन सेक्टर में युवाओं के साथ करना शुरू करा। कई बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में मुझे आज भी बुलाया जाता है एज अ गेस्ट फैकल्टी और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इसके माध्यम से मैं कहीं ना कहीं युवाओं को एजुकेशन के महत्व को समझाऊं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट एकेडमिक, इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स एज वेल। जी जी। दीपक शर्मा जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दी। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा दीपक शर्मा जी, एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे आप एक पेशेवर लाइफ और वेलनेस कोच हैं, तो आप किस प्रकार अपने संस्था दी प्रो सर्व के माध्यम से योगदान करते हैं, उसके बारे में बताइए। रमेश जी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा कि जो हमारी संस्था दी प्रो सर्व है, पिछले 8 साल से हम जो हैं इंक्लूडिंग कोविड वाले फेज में, जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही असहज किस्म का एक समय रहा है और सभी को मानसिक और पर्सनल लेवल पे काफ़ी नुकसान एंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उस दौर में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वेलनेस, कॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट और करियर की क्षेत्र के अंदर लोगों का बड़ा सहयोग कर रहा है। तो पिछले 8 वर्षों से हमारी संस्था वेलनेस के अंदर प्रेडोमिनेटली योगा और ध्यान के माध्यम से लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने का जो है वो आधार प्रदान करती है, जिसके लिए वेरियस ऑनलाइन क्लासेस या पर्सनल कंसल्टेशन हमारी संस्था जो है प्रोवाइड करती है। कॉर्पोरेट के अंदर प्रेडोमिनेटली जो बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वहाँ पर हमारे स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों के साथ इंडिविजुअली काम करते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, जॉब के प्रति कैसे तैयारियां करनी, और करियर के अंदर प्रेडोमिनेटली हम करियर काउंसलिंग करते हैं। और पिछले 8 वर्षों के अंदर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ना केवल हम हजारों की तादाद में लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाए हैं, बट कहीं ना कहीं सकारात्मक अप्रोच के जरिए हमने उनको जीवन को अच्छे तरीके से जीने का एक रास्ता भी दिखाया है। जी जी, दीपक जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, कैसे आपका जो है संस्थान के माध्यम से क्या काम हो रहा है वो आपने बताया, और पिछले 8 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बीच हमारे शांताराम जादव जी पूना से आपके लिए एक सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वाइल वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, व्हाट क्वालिटी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वाइल टेकिंग इंटरव्यू। जी, तो शांताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है। आई एम श्योर हमारे कई व्यूअर्स जो हैं वो शायद हो सकता है किसी प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्था तो संस्था जो इंटरव्यू का या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है। जैसे सरकारी संस्थाओं का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस दौरान हमने कुछ एसएसबी के छात्रों के ऊपर भी काम करा है, आईएएस आईपीएस के स्टूडेंट्स के ऊपर भी या एस्पिरेंट्स के ऊपर भी हमने काम करा, तो वहाँ का क्राइटेरिया सिलेक्शन का टोटली अलग है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थानों की बात करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। लेकिन 3 चीजें, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको 3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि एक जॉब रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बेसिकली जिस प्रोफाइल के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है कि किस प्रोफाइल के लिए उस एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जो हर संस्था देखती हैं वो ये देखती हैं कि किस तरीके से आप एक जॉब फिट हो सकते हैं।
जॉब फिट इन द सेंस कि वेदर यू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और नॉट। और आज की तारीख में कल्चरल फिट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन जॉब फिट के ऊपर। ऑलराइट, तो आपके छोटे से सवाल का ये छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगा, बट ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है क्योंकि संस्था टू संस्था ये क्राइटेरिया वेरी करता है। आप किसी एक पर्टिकुलर थंब रूल के बेसिस पे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन सेफर चॉइस ये है कि आप रिक्वायरमेंट को समझ के अपने आप को पोजीशन करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और जितना हो सके संस्था के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी प्राप्त करें। दीपक जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बता दिया। आशा करूँगा हमारे शांताराम जादव जी को आपका सवाल का जवाब जो है सेटिस्फाइड हुआ होगा। अच्छा, यहाँ शांताराम जी फिर से एक और सवाल लेकर आए हैं हमारे भी। व्हाट आर डिफरेंट इन डिफरेंट HR डिपार्टमेंट यू फाउंड व्हाइल सर्विंग? मतलब आप जब काम करते थे उस समय अलग अलग HR डिपार्टमेंट में क्या अलग अलग चीज़ें आपने देखा? अगेन बहुत बहुत धन्यवाद शांताराम जी का। इस सवाल का एक सीधा सा वन लाइनर जवाब मेरे पास ये है कि मैंने अलग अलग इंडस्ट्री के HR डिपार्टमेंट में काम करा, चाहे वो बैंक ऑपरेशंस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो IT सेक्टर हो। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो HR का वे ऑफ वर्किंग, जो फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो स्टैंडर्ड हर जगह सेम ही होते हैं जी, लेकिन फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम के ऊपर। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि सेल्स ड्रिवन हो सकती है या ऑपरेशन ड्रिवन हो सकती है, वहां पर HR को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ऑपरेशंस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो HR का वे ऑफ वर्किंग के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, सिस्टम एंड प्रोसेस के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, बिकॉज दे वर्क ऑन ऑल द सेम फंडामेंटल। चाहे वो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हो, चाहे वो पेरोल से जुड़ा हो, चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हो, चाहे वो आपके कंप्लायंस से जुड़ा हो, वे ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड HR के बुक के हिसाब से स्टैंडर्ड हर जगह सेम है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ काम कर रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का HR को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, तो ये इस चीज पे बड़ा मैटर करेगा। जी 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 जी, शांताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आइए इस बीच एक और हमारे नए कॉलर जुड़ गए हैं, मदन गोपाल जी याद कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं अपना सवाल, विच काइंड ऑफ जॉब योर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू प्रोवाइड? तो मदन गोपाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जॉब नहीं प्रोवाइड करती है। करियर सर्विस के अंदर हम लोगों को करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके दम पर वो जॉब हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, या जैसे भी हो। तो हालांकि कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉब प्लेसमेंट का कार्य करती है, बट मेरी संस्था अभी फिलहाल उस क्षेत्र में नहीं काम करती है। जी जी जी, मदन जी धन्यवाद पूछने के लिए, और आपको जवाब मिल गया। और बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में ही वो कैंपस में आकर बच्चों को हायर करती हैं, डायरेक्टली भी करते हैं, प्लेसमेंट करती हैं। लेकिन इनका जो है खास जो बच्चे पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं अपने करियर को ठीक से फ्रेम आउट नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा जो है गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पहला डिसीजन लेने में मुश्किल होती है उनको, दूसरा है गवर्नमेंट में जाए, प्राइवेट में जाए या बिजनेस करें, इन सेक्टर में किस चीज़ को चुने, इसके लिए उनको जो है प्रॉपर आइडिया नहीं होता। तो उनको काउंसलिंग करके प्रॉपर तरीके से जो है उनके स्किल्स को एनहांस करके उन्हें सही दिशा देने का काम करती हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके और उसे अच्छी तरह से एनहांस कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शांताराम जादव जी फिर से जुड़े हैं और लिखते हैं, व्हाट डिफरेंस इन इंडियन कंपनी HR डिपार्टमेंट एंड फॉरेन HR डिपार्टमेंट? जी जी, चलिए मैं इनके इस क्वेश्चन का भी जवाब देता हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी काम करने का मौका मिला है, विदेश में भी काम करने का मौका मिला है। सवाल सिर्फ HR डिपार्टमेंट का नहीं है सर, यहाँ पर सवाल ये है वे ऑफ वर्किंग का। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर वे ऑफ वर्किंग किसी भी डिपार्टमेंट की कंपेयर टू फॉरेन यानी विदेशी संस्थानों से बहुत ज्यादा अलग होती है। मैं किसी पर्टिकुलर संस्था के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो सही नहीं रहेगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये इनडायरेक्टली जरूर बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो वे ऑफ वर्किंग है हमारी कई कंपनियों के अंदर, उसमें 2 कैटेगरी आती है, इनफैक्ट 3 कैटेगरी आती है, रमेश जी ने बताया। उनमें एक लाला कैटेगरी भी आती है
उनमें कॉर्पोरेट भी आते हैं, उनमें एक आपकी गवर्नमेंट संस्थाएं भी आती हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर वे ऑफ वर्किंग को लेके बड़ा फर्क होता है कि इंडिया के अंदर वे ऑफ वर्किंग का काम करने का तरीका, कल्चर अलग होता है। विदेशों के अंदर काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और काम के बेसिस पर इंसान को वैल्यू दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश स्थिति ये है, मुझे खेद है ये बताते हुए, I'm sure आप में से कई लोग एग्री करेंगे कि काम और इंसान दोनों को उतनी ज़्यादा कदर कई संस्थाओं में नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, इतना ज़्यादा वर्क लाइफ डिसबैलेंस है, इतना ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन है। ऐसा नहीं है कि विदेशों में ऐसा नहीं होता, लेकिन विदेशों में इंसानों की और काम की बहुत ज़्यादा कदर होती है। जी, दीपक जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया, और बहुत जगह देखा जाता है कि कई बार जो है वो व्यक्ति अपने काम होने के बाद चीज़ों को भूल जाता है। हाँ जी। तो आइए एक और सवाल यहाँ पर आता है कि आपके वर्षों के अनुभव के अनुसार एक सफल करियर के चुनाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने रमेश जी पूछा, और ये मेरा ही नहीं, आई एम श्योर कई ऐसे माता पिताओं का या ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि कैरियर को लेके एस्पायर हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उनके जहन में भी ये सवाल होगा। अपने वर्षों के अनुभव पे जो मुझे समझ में आया, जो मैंने इंडिविजुअली फॉलो करा और जिसके लिए मैं लोगों को भी बड़ा प्रोत्साहित करता हूँ फॉलो करने के लिए, वो ये पॉइंट है कि आप जब कभी भी अपना करियर चूज करें तो प्लीज रैंडम इन्फ्लुएंसेस को फॉलो ना करें। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारी संस्था में अभी कुछ महीनों पहले करियर काउंसलिंग के लिए अपने माता पिता के साथ एक लड़की आती है, बालिका आती है, और वो 10th क्लास में थी और वो आगे का अपना करियर को लेके थोड़ा सा, उसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि हम उसका मार्गदर्शन करें। करियर काउंसलिंग के लिए वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और सौभाग्यवश मुलाकात मेरे से होती है। तो नॉर्मली जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो हम बच्चों के साथ थोड़ा सा, पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जरूर बात करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव कि उन्हें स्पेसिफिकली किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी उनको क्या अलाउ करती है। तो मैंने जब बच्ची के साथ बात करी, उसके साथ एक सेट फॉर्मेट के अंदर हमारा एक इंटरव्यू होता है, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप अपने करियर में क्या बनना चाहते हो? तो उसने बिना किसी संकोच के छूटते ही मुझे बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मसला इस बात का नहीं है करियर को लेके रमेश जी, सुधा जी, कि आपको करियर में क्या करना है, क्योंकि क्या करने के बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन क्यों करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो जब हमने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाई, जस्टिफाई नहीं कर पाई, और एक पॉइंट के बाद वो फूट फूट के रोने पड़ी। और जब हमने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि सर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला डॉक्टर बनने के लिए, इसीलिए मैं अपने वाई को डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो जब हमने पेरेंट्स से बात करी कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, बिटिया कुछ और बनना चाह रही है, तो पेरेंट्स से बोला कि नहीं सर, डॉक्टर का ये इंप्रेशन है, हमारे फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर काफी डॉक्टर्स हैं, तो इन्फ्लुएंस के चलते हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहूंगा रमेश जी, कि हमारे ज्यादातर करियर डिसीजन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस बेस्ड होते हैं। हमें इन्फ्लुएंस बेस्ड डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस बेस्ड डिसीजन के करियर को आप लंबे समय तक कभी नहीं चला पाएंगे, और जिस करियर को आप लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे उसमें ना केवल आपको शारीरिक मानसिक असुविधाएं होंगी, बट किसी भी तरीके से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सारांश में मैं कहना चाहूंगा कि व्हाट से ज्यादा वाई पे फोकस करें, और यदि आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर या कंसल्टेंट से आप सहायता ले, वो आपको इसमें मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है रमेश जी, कि आजकल कई संस्थाएं कंसल्टेशन और काउंसलिंग के नाम पर बिजनेस चलाती हैं। बिजनेस कैसे चलाती है कि उनको स्पेसिफिक कोर्सेज या पर्टिकुलर करिकुलम बेचने होते हैं, तो वो कैरियर काउंसलिंग भी उसी हिसाब से ही करती है। तो ध्यान रहे कि आप हो सके तो किसी एक अच्छे काउंसलर के पास जाए, ताकि आपको सही दिशा निर्देश इस क्षेत्र में मिल सके। जी जी, चलिए दीपक जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया। और आइए यहाँ पर शांताराम जादव जी एक और सवाल लेकर आए हैं। हाउ यू आर गाइडलाइनिंग स्टूडेंट फॉर जॉब, हाउ यू आर गिविंग ट्रेनिंग, हाउ मच कंसल्टिंग चार्जेस यू आर टेकिंग, या गिविंग कनेक्शन फॉर पुअर स्टूडेंट, कंसेशन फॉर पुअर स्टूडेंट, ये हाँ जी, देखिए पुअर स्टूडेंट को भी आप एक अच्छा मैसेज दे दो, पेरेंट्स को भी एक अच्छा मैसेज दे दो। जी ठीक है। तो पहले तो मैं शांताराम जी को दोबारा से धन्यवाद कहना चाहूँगा फॉर प्रोएक्टिवली आस्किंग दीज क्वेश्चन।
देखिए जो अंडर प्रिविलेज, मैं पुअर तो नहीं कहता उन्हें, मैं अंडर प्रिविलेज कहता हूँ, जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है, उनके लिए तो हमारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है। उनके लिए तो हमारी सुविधाएं फ्री रहती हैं। इनफैक्ट मैं आज भी कई एनजीओ के साथ, कई संस्थाओं के साथ बहुत ही ओपन माइंड के साथ काम करता हूँ। इनफैक्ट आई फील ऑनर्ड अगर मुझे मौका मिलता है किसी अंडर प्रिविलेज के साथ काम करने के लिए, और डायरेक्टली अगर हमारी संस्थान के साथ कोई आता है या जुड़ता है तो उसके लिए हमारे पास जो भी सुविधाएं वो अवेल करते हैं उसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं, राइट। तो इस सवाल का तो ये जवाब है। और दूसरा, पेरेंट्स के लिए मेरा सुझाव यही है कि पेरेंट्स को अगेन इन्फ्लुएंसेस के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अगर ये डिसीजन करियर को लेके, मार्गदर्शन को लेके उनको नहीं प्राप्त होता है तो कृपया करके वो किसी ऐसे प्रोफेशनल के संपर्क में जाएं जो कि उनको इस तरह का दिशा निर्देश या मार्गदर्शन कर सके, रादर देन टेकिंग अ रैंडम डिसीजन। हो सके तो एक बहुत ही कैलकुलेटिव और एक थिंक थ्रू वाला डिसीजन लिया जाए। जी, जी, जी। चलिए दीपक जी, काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और अभी लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। सुधा जी, मैं चाहूँगा एक और छोटा-सा जो गीत है आप ज़रूर सुनाइए दीपक शर्मा जी के लिए। आपका माइक ऑन कर लीजिए एक बार। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता बंधु, जो दर्शक मित्र हैं, जो हमें देख रहे हैं इस वक़्त, आप भी कोई सवाल अगर पूछना चाहें दीपक शर्मा जी से, चाहे कंसल्टेशन का हो या फिर आप पर्सनल कोई सवाल पूछना चाहते हो, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल, उसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का इंतज़ार करते हैं हम लोग। तब तक सुधा जी का एक सुंदर गीत छोटा-सा मुक्ता का सुन लेते हैं। तो ये मन में दुविधा रहती है कि क्या करेंगे, तो उसी को लेकर मैंने एक गाना चुना है, न्यू यंग सॉन्ग। जी। भीड़ है ख्यालों की, एक अकेला मन खींचता दिशा दिशा, तनाव बेरहम नोचती खरोचती, ये सोच जख्म दे, कोई मेरे मन को लगा दो मरहम, सो जा रे। थैंक यू सुधा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए इस बीच हम फिर से दीपक शर्मा जी को जोड़ना चाहूँगा मैं आप सभी के साथ में। और जैसे कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जो उन्नति कर सके, है ना? तो ये चीज़ जो है हमारे जीवन में कभी-कभी रह जाती है। तो आज के इस तेज और तनावपूर्ण ज़िंदगी में युवा अपने करियर और मानसिक शांति के बीच में एक बैलेंस, जिसको कहते हैं संतुलन, वो कैसे रख सकते हैं? उसके बारे में बताइए। जी। ये रमेश जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट असली स्ट्रेस क्या होता है, असली प्रेशर क्या होता है, ये हम सभी लोगों ने कोविड के दौरान एक्सपीरियंस करा था इंडिविजुअली। इस सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सर्वे का एक फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गैलप करके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ मेंबर्स को लेकर एक रिसर्च करी, और उसमें उन्होंने ये पाया कि 60% से ज़्यादा लोग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड डिससेटिस्फाइड है, यानी वो अपने जॉब से, अपने कार्य क्षेत्र में खुश नहीं है, और जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि आज के इस भागते दौड़ती लाइफस्टाइल्स के अंदर सिर्फ खाना पीना और सोना या आराम करना काफ़ी नहीं है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ खान पान, और हो सके तो जितना हो सके, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वेलनेस के थ्रू हम योगा और ध्यान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मैं सभी अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी ना किसी तरीके से योग और ध्यान से जुड़ें। योग और ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ होगा तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान निकाल पाएंगे।
और यदि इसके विपरीत अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको बाहरी समस्याएं तो होंगी ही होंगी, आंतरिक समस्याओं और शारीरिक समस्याओं से आपकी जो समस्याएं और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो स्ट्रेस बड़ी सिचुएशन के अंदर तो आपको जो है जितना हो सके आप शारीरिक स्वास्थ्य और अपने खान पान पे ध्यान रखें। जी, जी। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है आपने बता दिया कि कैसे हम अपने मन और जो हमारे शरीर का बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आप वेलनेस कोच, मेडिटेशन वगैरह भी बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं अपने साथ जोड़कर। तो आइए एक और सवाल यहाँ पर मदन गोपाल जी बड़े प्यार से लिखा हुआ है। दिस डे स्टूडेंट फोकस मोर ऑन सोशल नेटवर्किंग इंस्टेड ऑफ स्टडीज। व्हाट काउंसलिंग यू प्रोवाइड देम टू बिल्ड देयर करियर? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही रेलेवेंट है कि आजकल सोशल मीडिया जो कि डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, स्पेशली अगर आप देखेंगे कि आजकल लोगों ने रील बेस्ड करियर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आजकल के यंग माइंड्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट जो कंपैरेटिवली ग्रोन अप भी हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर्स भी है। देखिए, नेटवर्किंग में, सोशल नेटवर्किंग में कोई बुराई नहीं है, सोशल नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी नेटवर्किंग किन सोर्सेस के माध्यम से है, किन संस्थाओं के साथ जुड़ी है, वो ज्यादा महत्व करता है। अगर आपकी नेटवर्किंग प्रोडक्टिव है, यानी उन लोगों के साथ या उन संस्थाओं के साथ है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इनफैक्ट हम तो करियर काउंसलिंग में लोगों को ये एडवाइस करते हैं, स्टूडेंट्स को स्पेशली एडवाइस करते हैं कि आपको किस तरह की सोशल नेटवर्किंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर आपके नेटवर्क में अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से आपको अच्छा रास्ता ही दिखाएंगे, अच्छा मोटिवेशन ही प्रदान करेंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर नकारात्मक लोग या किसी तरह की बैड नेटवर्किंग से आप जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं सोशल नेटवर्किंग को 100% बुरा नहीं मानता हूँ। स्टूडेंट को उल्टा हम ये सुझाव देते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव नेटवर्किंग के ऊपर करें जो कि आपके लिए फायदेमंद हो, आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दें। इस बीच हमारे साथ सुशील जी लिखते हैं, ऑनलाइन आपकी फीस क्या होती है, ये पूछा है। इसके लिए तो सर आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो, हालांकि हमने वहां पर वो नहीं करा, उसमें हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे, क्योंकि अलग अलग कोर्स के चार्जेस अलग अलग उसके फीस है, कैटेगरीज डिफाइन होती है। मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीस है। लेकिन मैं आपको एक ब्रैकेट दे देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या रेंज हम कवर करते हैं। तो 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सर्विस हमारे पास उपलब्ध है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या सर्विस अवेल करना चाहते हैं। हाँ जी जी जी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। आपके अनुभव के अनुसार सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी एक आदत कौन सी है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए? ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रमेश जी आपने सवाल पूछा है यहाँ पर, और मैं ही नहीं, संसार भर में हर कोई लोग सफलता और विफलता को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं करता है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है अपने जीवन में सफल ना होना चाहता हो। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड जब लोगों को, उन सफल व्यक्तियों को सो कॉल्ड स्टडी किया गया, तो पाया गया कि कोई फिक्स फॉर्मूला या मेथड नहीं है, या कोई ऐसा कोई सिंगल थंब रूल नहीं है जो किसी इंसान को सफल या विफल बनाता है। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एक इंसान को सफल या विफल बनाता है। उनमें से कुछ हैबिट का जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, जिनमें से एक सबसे अच्छी हैबिट जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ वो है फियर ऑफ फेलियर को भगा देना। संसार में ऐसे कई लोग हैं, और हो सकता है उनमें से कई हमें सुन भी रहे हों, जो फेलियर्स के भय के कारण कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। तो अगर वो कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे तो किस प्रकार से वो कहां तक सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो पहली चीज जो मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा वो ये है कि आपको फेलियर का भय नहीं करना है। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के पहलू हैं, और आप इस बात से सहमत करेंगे कि संसार में जितने भी सो कॉल्ड आज की तारीख में सक्सेसफुल लोग हैं, वो जीवन में काफी हद तक बहुत ज्यादा फेल भी हुए हैं। लेकिन हमारे ऊपर एक सोशल एक प्रेशर ऐसा बन गया है फेलियर्स को लेके कि अक्सर हम उसके चक्कर में कई बार ट्राई नहीं करते, या विकल्प को अच्छे तरीके से हम टटोलते नहीं हैं। तो मेरा संदेश सफलता को प्राप्त करने के लिए यही है कि आप अपनी विफलताओं को स्वीकारें और उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जी जी जी, दीपक शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया। चलिए अब
जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा और ये सवाल भी अच्छा है। आप एक पुरस्कार विजेता लेखक भी हैं अपनी किताब के बारे में, और दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज क्या बताना चाहेंगे? जी। रमेश जी, 2021 में मैंने एक किताब लिखी। मेरा जीवन का एक लक्ष्य था किताब लिखना। हालांकि मैं एक कमर्शियल राइटर नहीं हूँ, मैंने किसी कमर्शियल उद्देश्य के लिए किताब नहीं लिखी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसका नाम है YTM योर थॉट मैटर। इसमें मैंने ब्रीफली इस बात का जिक्र करा कि किस तरीके से हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पे प्रभाव डालते हैं। और यदि कहीं ना कहीं अगर हम अपने विचारों के साथ तालमेल कर लें, एक सामंजस्य एक समन्वय स्थापित कर लें, तो वो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। और उसी के आधार पर हम किस तरीके से सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं। तो ये किताब का जो क्रक्स है वो इस प्रकार से है। और प्रोग्राम के अंदर और जो भी हमारे श्रोतागण हैं, यदि वो चाहें तो यूट्यूब में हमने इसके ऊपर पॉडकास्ट शुरू करी है। गेस्ट बेस्ड पॉडकास्ट भी है, बुक की पॉडकास्ट भी है। आप YTM योर थॉट अगर गूगल करेंगे तो उस पर आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट भी है। यदि आप किताबों को पढ़ने के शौकीन है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको एक किताब उपलब्ध भी है। अंत में मैं आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ एक बहुत ही एक सारांश में एक अंतिम मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे संसार की समस्या ये नहीं है कि लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है। आज की तारीख में अवेयरनेस हर किसी के पास है, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी की और हम सभी की यही है कि अवेयरनेस के बाद जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो सही विवेक के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं हम सब लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस ज्यादा महत्व करता है। आप अवेयरनेस पे सीमित ना रहें। आपको ज्ञान हर चीज का हो सकता है, लेकिन यदि उस ज्ञान का आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसको फॉलो या इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो जो भी ज्ञान यदि आपने आज के इस छोटे से इंटरेक्शन के साथ रमेश जी और सुधा जी के सौजन्य से अगर लिया होगा, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट या प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं सुधा जी और रमेश जी आप दोनों का धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जी जी जी।